नमस्कार बच्चों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के एक टॉपिक को लेंगे। आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने प्राकृतिक संसाधन और उनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। आपके सिलेबस में प्राकृतिक संसाधन के एक टॉपिक संसाधन संरक्षण करके टॉपिक है, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधन संरक्षण में प्रमुख रूप से 5 से 6 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं और उनकी वस्तु स्थिति और उनके संरक्षण के प्रभावी तरीकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रमुख 2 प्राकृतिक संसाधन, जिसमें जल और वन यानी प्राकृतिक वनस्पति और जो जल, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं और मानव के विकास को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो हम इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले, वास्तव में संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहा जाता है। अर्थात संसाधनों का संरक्षण से मतलब संसाधनों का उपयोग न करना न होकर उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना है। रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। विवेकपूर्ण उपयोग क्या होता है? अर्थात जो हमारे पास मौजूद प्राकृतिक संसाधन है, उसकी मांग, उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखकर उसका अनुकूलतम और प्रभावी उपयोग करना ही विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। और यदि कोई प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता और मात्रा में सीमित है तो उसको नवीनीकृत होने, अर्थात उस संसाधन को बनने में लगने वाले समय को उसे देना, जिससे वो वापस नवीनीकृत या चक्रीय पद्धति के माध्यम से वापस मौजूद हो पाए। तो यहाँ पर 2 चीजें हम देखेंगे कि तो विवेकपूर्ण उपयोग करना है और उसको नवीनीकृत होने के लिए समय देना है। फिर और थोड़ा विस्तार से देखेंगे संसाधन संरक्षण की परिभाषाओं में। तो देखिए, भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को बनाए रखते हुए वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए संसाधन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का प्रबंधन है। अर्थात भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता तथा वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ प्रदान करना, यानी कह सकते हैं एक तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और संसाधन संरक्षण काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और तर्क संगत उपयोग दोनों शामिल है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि संसाधन संरक्षण का मतलब संसाधनों का उपयोग ही नहीं करना है, क्योंकि यदि हम उनका उपयोग नहीं करेंगे तो हम अपने विकास को बनाए नहीं रख सकते, और अपने विकास को बनाए रखने के लिए हमें संसाधनों का उपयोग करना ही होगा। जैसे जैसे दुनिया की आबादी खतरनाक दर से बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों की खपत भी बढ़ रही है। इसलिए इन संसाधनों को पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। अपने विनाश या शोषण को रोकने के लिए संसाधनों के उचित प्रबंधन को ही संसाधन संरक्षण कहा जाता है। अब देखिए अगली स्लाइड में, बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपभोग यानी अति उपभोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न जननायक, चिंतक तथा वैज्ञानिक आदि का प्रयास विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। जैसे महात्मा गांधी के शब्दों में, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। एकदम सटीक बात कही गई है यहाँ पे कि वास्तव में इस धरातल पर अथाह प्राकृतिक संपदा है और सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन उनके लालच की पूर्ति कदापि नहीं हो सकती। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ ही आधुनिक तकनीकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। गांधी मशीनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक उत्पादन की जगह पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्ष में थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, जिससे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो सके और उनको रोजगार उपलब्ध हो सके।
संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो कौन कौन से प्रमुख तरीके हैं जिनके द्वारा हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिनका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्पर अवलंबित या परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं, अतः एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। हमें इनका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता या विवेकहीनता है। सीमित परिभाग वाली संपदा यथा कोयला, पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करते रहना श्रेयस्कर है। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम जल संसाधन की। चूंकि प्राणवायु जो ऑक्सीजन है उसके बाद जीवन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई तत्व है, कोई पदार्थ है तो वो है जल। इसलिए कहा गया है कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। लेकिन वर्तमान में जल की बढ़ती मांग, अब मांग क्यों बढ़ रही है कि जनसंख्या की बेहताशा हो रही वृद्धि दर के कारण विभिन्न जनसंख्या की विभिन्न जलीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी मांग बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो निरंतर कम होती जा रही है। दूसरी तरफ हमारे पास जो उपलब्ध जल है वो भी हम निरंतर प्रदूषित करते जा रहे हैं, तो उपलब्ध जल की मात्रा में कमी हो रही है, प्लस जो वर्षा जल प्राप्त होता है उसमें भी धीरे धीरे निरंतर कमी होती आ रही है। इसलिए विश्व में वर्तमान में जल संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है और यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में जल दुर्लभता वाली स्थिति भी आ सकती है। अतः जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन मानते हुए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब जल का उपयोग कृषि, उद्योग, यातायात, ऊर्जा तथा घरेलू उपयोग के संसाधन के रूप में किया जाता है। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसको वैज्ञानिक ढंग से साफ कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। पृथ्वी पर जल वर्षा और बर्फ से उपलब्ध होता है। यदि जल का युक्ति संगत उपयोग किया जाए तो वह हमारे लिए कभी कम नहीं पड़ेगा, परंतु संसार के कुछ भागों में जल की बहुत ही कमी है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा, बर्फ व ओस जल है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। इसका उपयोग के लिए जल को बांध बनाकर रोका जा सकता है। जल का अधिकतम उपयोग कृषि के सिंचाई के लिए किया जाता है। यदि सिंचाई के प्रयोग में होने वाली जल बचत संभव हो सके तो यह बड़ी मात्रा में अन्य कार्यों के लिए भी उपलब्ध हो सकता है। नहरों को पक्का करके जो इसका रिसाव है उससे आने वाली हानि रोकी जा सकती है। स्प्रिंकल यानी फव्वारा प्रभावी सिंचाई का माध्यम है। इसमें पानी की काफ़ी हद तक बचत होती है तथा ऊंची नीची भूमि पर सिंचाई की जा सकती है। यद्यपि इसमें पूंजी अधिक लगती है, परंतु वाष्पीकरण तथा जो निस्त्रवण द्वारा होने वाली यानी रिसाव द्वारा होने वाली पानी की हानि को रोका जा सकता है। इसके बाद ट्रिंकल सिंचाई विधि से जल भूमि के भीतर छेददार नलिकाओं द्वारा पौधों की जड़ों में पानी डाला जाता है। इससे वाष्पीकरण से होने वाली हानि को भी रोका जा सकता है। ये बूंद बूंद जो सिंचाई का एक तरीका होता है जिसके माध्यम से काफ़ी हद तक वाष्पीकरण के माध्यम से होने वाली जल हानि को हम रोक सकते हैं सिंचाई के क्षेत्र में। उद्योगों में पानी की भारी मांग होती है, उससे कम करने से दो लाभ होंगे। प्रथम, इससे उद्योग के अन्य खंडों की पानी की मांग को पूरा किया जा सकता है। द्वितीय, इन उद्योगों द्वारा नदियों एवं नालों में छोड़े गए दूषित जल की मात्रा कम हो जाएगी। अधिकांश उद्योगों में जल का उपयोग शीतलन के लिए होता है। इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि स्वच्छ और शुद्ध जल का प्रयोग किया जाए। इस कार्य के लिए पुनर्शोधित जल का उपयोग किया जा सकता है। इसी पानी को बार बार प्रयोग करके स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित किया जा सकता है। जल की घरेलू मांग को भी संरक्षण की विधियों द्वारा कम किया जा सकता है। और वर्तमान में अब देखिए, कुल मिला के इस पैराग्राफ का ये सारांश निकलता है कि जल संरक्षण में हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो जो जल की बढ़ती मांग है उस मांग को विभिन्न युक्तियों के माध्यम से थोड़ा सा कम किया जाए, सीमित किया जाए। दूसरा, जो हमारे पास उपलब्ध जल है उसको हम प्रदूषित होने से बचाएं, कम से कम प्रदूषित करें।
और तीसरा, वर्तमान में जितनी भी जो जल की आपूर्ति विभिन्न माध्यमों से यथा वर्षा आदि के माध्यम से होती है, उस बरसात के जल को विभिन्न आधुनिक वर्षा जल संग्रह की तकनीकों के माध्यम से संग्रहित करके उसको स्वच्छ और उपयोग होने लायक बनाए रखे, तो हम काफी हद तक इस जल संकट की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे वनस्पति का संरक्षण। चूंकि प्राकृतिक वनस्पति हमारी जैविक विविधता का भंडार मानी गई है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतिगत और जंतुगत विविधता का आधार प्राकृतिक वनस्पति ही माना गया है। और प्राकृतिक वनस्पति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के फायदे इस जैव जगत को होते हैं, खास करके मानव को। चूंकि मानव तथाकथित एक सभ्य समाज का अंग माना गया है, लेकिन वर्तमान में वनस्पति को सबसे बड़ा संकट इस सभ्य मानव से ही माना जाता है। तो कुछ ऐसी युक्तियों का हमें उपयोग लाना होगा जिससे वनस्पति को भी संरक्षित किया जा सके। वनस्पति एक तरफ जहां मानव को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है, इसके अलावा जितने भी जंतु जगत है उनके लिए वन एक बड़े प्राकृतिक आवास या घर का काम करते हैं। और हमारी संपूर्ण जंतुगत जैव विविधता का आधार ही हमारी वनस्पति होती है। दूसरी तरफ वनस्पति विश्व की जलवायु को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, उसको आर्द्र बनाए रखती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और उसके अपक्षरण को रोकती है, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है और मृदा अपरदन को रोकती है। तो वनस्पति से काफी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमें फायदे होते हैं। अतः इस प्राकृतिक संसाधन को, अमूल्य प्राकृतिक संसाधन को बचाना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके संरक्षण के कुछ प्रभावी तरीके हम ले सकते हैं। वनस्पति का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास या कमी हुई है। भारत के कई भागों में ईंधन और काष्ठ यानी लकड़ी का कोयले के लिए अंधाधुंध लकड़ी की कटाई हुई और ऐसे क्षेत्रों में झाड़ियां उग आई। प्राचीन तृणभूमियां यानी घास की भूमियां आज कृषि क्षेत्र में बदल गई है। भारत के प्राचीन वनों को आग लगाकर नष्ट किया जा चुका है। इसके परिणाम है मिट्टी का कटाव, अधिक अफवाह और बाढ़, कहीं कहीं दावाग्नि यानी जंगल की आग, कीड़े, दीमक आदि से भी वनों को क्षति पहुंचती है। यानी ये प्राकृतिक कारण हो गए। लेकिन प्राकृतिक कारण से कहीं ज्यादा जो कृत्रिम, जो मानव के द्वारा रचित कारण है, उनसे वनस्पति को ज्यादा हानि पहुंचती है। इन क्षतियों से बचने के लिए वन संरक्षण अनिवार्य है। वनों से प्राप्त होने वाले गौण पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, अतः वनों के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। अब इसके लिए कुछ बातों का ध्यान हमें देना होगा। जैसे जिन क्षेत्रों से निकट अतीत में वृक्ष काट डाले गए हैं, वहां वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण से न केवल वन संपदा की वृद्धि होगी, बल्कि मिट्टी का जो कटाव वो भी कम होगा, अपवाह घटेगा और भूमिगत जल की आपूर्ति में वृद्धि होगी। दूसरा, वनों से केवल परिपक्व वृक्ष ही काटे जाए, इससे विकासशील वृक्षों को बढ़ने का अवसर मिलेगा। तीसरा, वन प्रदेश में कटाई के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाए तो क्रम से वन विकसित होगा और नियमित लाभ होता रहेगा। चौथा, वन क्षेत्र का विस्तार किया जाए अर्थात नए वन लगाए जाए। पांचवा, वनों की देखभाल ठीक से की जाए, आग प्रसार रोकने के समुचित प्रबंधन किए जाए, उन पर दीमक या अन्य कीटाणु और बीमारियों से बचाव के लिए वायुयान द्वारा दवा का छिड़काव कराया जाए। छठा, वन संरक्षण के लिए सरकार द्वारा एक कठोर नियंत्रण नीति लागू की जाए। हमें पता है कि सरकार के द्वारा समय समय पर अनेकों नीतियां और योजनाएं वन संरक्षण और वनों की वृद्धि के लिए लाई जाती है और हर बार स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं के द्वारा वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति होती कुछ और है। तो हमें ये चाहिए कि जिस अनुपात में, जिस मात्रा में हम वृक्षारोपण करें, उसके बाद उस पौधे की प्रॉपर देखभाल हो और जब तक वो वृक्ष का एक रूप नहीं ले लेते, केवल जागरूकता अभियान, नारों और नीतियों के माध्यम से वन संरक्षित नहीं हो सकते। जन जागरूकता के साथ साथ इसको अपने व्यवहार में उतारना होगा कि वास्तव में वनों का क्या महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, नष्ट हो सकता है। तो इस टॉपिक में हमने जो दो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जल और वन के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम दो और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करेंगे।